नमस्कार साथियों, किस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुभाषावाद और शिक्षा। देखो, बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद है एक से अधिक भाषाओं को बोलने और समझने, पढ़ने लिखने की क्षमता। भारत में बहुभाषावाद क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की प्रगति में। एक से ज्यादा भाषाएं हमको क्या आनी चाहिए। और यह क्या है? यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत या सामाजिक क्षमता भी हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं। तो बहुभाषावाद विभिन्न प्रकार के वर्गों में व्यक्तिगत किया जा सकता है, जैसे योगात्मक, संतुलित, अनुक्रमित, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि भाषाओं को कैसे ग्रहण या उपयोग करने का महत्व दिया जाता है। भाषा संचार, अधिगम, लर्निंग, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। भाषा क्या है? अधिगम का, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का क्या है? एक शक्तिशाली साधन है, जो मानव विकास और पहचान का एक प्रमुख पहलू है। हालांकि भारत जैसे विविध और बहुभाषी देश में शिक्षा के लिए भाषा उल्लेखनीय चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकती हैं। देखो, बहुभाषावाद हमारे लिए क्या है? लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। और बहुभाषावाद क्या है? शिक्षा के लिए तो क्या है? बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षा के लिए क्या है? अधिकांश तो बहुभाषावाद शिक्षा के लिए लाभदायक है, लेकिन कई जगहों पर क्या है? हानिकारक भी होता है। तो शिक्षा में बहुभाषावाद क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, संज्ञानात्मक विकास, सोच से पता चलता है कि एक से अधिक भाषाएं सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान, रचनात्मकता को क्या मिलती है? बढ़ावा मिलती है। एक से ज्यादा भाषाएं, जो व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, जो उर्दू भी जानता होगा या बंगाली भी जानता होगा, कोई ऐसे भी लोग होते हैं, वो क्या होगा? ज्यादा क्रिएटिव होगा, उसकी स्मृति ज्यादा होगी, ठीक है ना? वो ज्यादा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा होगी, ठीक है। एक से ज्यादा भाषाओं में बोलने से क्या होता है? क्रिएटिविटी आती है, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में सुधार कर सकता है, जो भाषा संरचनाओं और नियमों पर गंभीरता से मनन करने और कुशलतापूर्वक उनका उपयोग कर सकने की क्षमता है। तो एक से अधिक भाषाओं को क्या है? मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस में सुधार कर सकता है, भाषा संरचनाओं, नियमों पर गंभीरता से मनन करने और कुशलतापूर्वक उनका उपयोग कर सकने की क्षमता है। अर्थात क्या? मतलब एक से ज्यादा भाषाओं को, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना और उनकी जो भाषाओं की मूल संरचना है उस पर क्या करना? शोध कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति जो है एक से ज्यादा भाषाएं जानता है तो। अब है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। विभिन्न भाषाओं को सीखने से क्या होता है? जिस भाषा, प्रत्येक भाषा का अपनी एक कल्चर होता है। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाएं जान रहा है तो वह क्या? सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगा। साउथ की कोई भाषा अगर नॉर्थ में बोली जाएगी तो क्या होगा? साउथ का कल्चर भी कहीं ना कहीं नॉर्थ में क्या होगा? उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा? सांस्कृतिक मेल जोल को बढ़ावा मिलेगा। और क्या कर सकते हैं? अंतर सांस्कृतिक क्षमता को विकसित करने में मदद मिल सकती है। अर्थात क्या? जो सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़ सकती है और जो विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकने की क्षमता भी बढ़ती है। अब किसी को अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजों के साथ वो प्रॉपर बात कर सकते हैं। किसी को बंगाली आती है और हिंदी भी आती है और तमिल भी आती है तो लोगों के साथ बात कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर 22 से ज्यादा भाषाएं जानी जाती हैं, जिसमें से सबका अपना, प्रत्येक भाषा का अपना एक कल्चर होता है। गढ़वाली जैसे बोली है तो हमारा अपना अलग कल्चर है, हिंदी का अलग कल्चर है, और बंगाली जो लोग हैं बंगाली बोलते हैं, उनका कल्चर भी अलग है, तमिल का कल्चर भी अलग है। तो सबका अपना, नेपाली का, फिर उनका कल्चर भी अलग है, भाषा, प्रत्येक भाषा का अपना एक कल्चर होता है। अगर आप क्या करेंगे? अगर आप दो से ज्यादा भाषाएं जानते हैं तो आप उनके कल्चर से भी जुड़ जाते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है। निश्चित तौर पर अगर आप एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं तो आपके शैक्षणिक स्तर में, उनकी उपलब्धि में क्या होगा? सुधार होगा। एक से ज्यादा भाषाएं जानने वाले छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वो क्या? बहुत जगह काम कर सकते हैं। अगर किसी की अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो दूसरी जगह भी काम कर सकता है, बहुत अच्छी जगह भी काम कर सकता है। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चे को अधिगम तक समान पहुंच और अवसर प्राप्त हो, चाहे वो उनकी भाषाई पृष्ठ कुछ भी हो। अब देखो, सभी अगर बहुभाषावाद को बढ़ावा हम देंगे, सबको, सारी भाषाओं को अगर बढ़ावा देंगे, उससे क्या होगा? मान लो कोई व्यक्ति ने पंजाबी पढ़ी है और पंजाबी में अगर यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी अपने पंजाबी में यूपीएससी पेपर करवाता है तो वो क्या? यूपीएससी पास कर सकता है। इससे क्या होगा? समाज के सभी तबकों को क्या मिलेगा? पढ़ाई का अवसर मिलेगा। उनको जो लोग नियोजन के पद हैं, अधिकारियों के पद हैं, या उनको सब में उनको समान अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसमें भेदभाव की वंचना को क्या कर सकता है? ये कम कर सकता है। सामाजिक संयोजन को बढ़ावा दे, समाज के सभी वर्गों को उचित स्थान दे सकते हैं। मल्टीलिंग्विस्टिक और जो बहुभाषावाद है, बहुभाषा शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के क्या उपाय हैं? एनईपी में इसका त्रिभाषिक फॉर्मूला दिया गया है। एनईपी 2020 में इस एनईपी हम पढ़ेंगे, त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया है इसको। तो इसमें क्या है? सम्मान हम करना चाहिए भाषाओं का चयन, ठीक है। तो लागू करने के क्या उपाय हैं भाई? सरकार को इसके लिए उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शिक्षार्थियों को मातृभाषा, सबसे पहले तो आपकी जो मदर टंग है उसको, भाषा का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट भाषा सीख सकते हैं। मदर टंग को सबसे पहले सीखना आवश्यक है। भाषाओं का शिक्षा शास्त्र, बहुभाषी के तहत
शिक्षार्थी केंद्रित परस्पर संवादात्मक शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए जो भाषा जागरूकता को दक्षता को बढ़ावे। इससे शिक्षार्थियों के बीच क्रॉस लिंग्विस्टिक हस्तांतरण अर्थात भाषा का स्थानांतरण क्या होगा, बढ़ेगा और बहुसाक्षरता कौशलता को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई देखो हमको क्या करना चाहिए, बालक को केंद्र में रखकर किस क्षेत्र में किस भाषा को लोग जानते हैं उस हिसाब से क्या करना चाहिए, उस शिक्षा को अपनाना चाहिए, ताकि क्या होगा प्रत्येक भाषा में क्या, प्रत्येक भाषा के छात्रों के बीच से जो कौशल स्किल डेवलपमेंट होगा, प्रत्येक भाषा के बीच से अच्छे अच्छे बालक शिक्षित होकर निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक विशेष भाषा डोमिनेंट है, जैसे इस समय अंग्रेजी क्या है डोमिनेंट पोजीशन में। अगर सभी भाषाओं को क्या महत्व दिया जाएगा तो क्या होगा, सभी भाषाओं को शिक्षा शास्त्र में अगर महत्व दिया जाएगा, शिक्षा के भीतर सभी भाषाओं को क्या योजना बनाते समय, स्कीम बनाते समय सभी भाषाओं को अगर बराबर का स्थान दिया जाएगा तो इससे कम से कम कोई एक भाषा डोमिनेट करे इसकी संभावना नहीं होगी। भाषाओं का आकलन बहुभाषी शिक्षा में निष्पक्ष और वैध मूल्यांकन साधनों या मानदंडों का उपयोग करना चाहिए। देखो बहुभाषी शिक्षा में निष्पक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में लिख रहा है तो उसको ज्यादा नंबर मिल गया, कोई व्यक्ति हिंदी में लिख रहा है या बंगाली में लिख रहा है तो उसको क्या मिल गया, कम नंबर मिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं तो ये बहुभाषा क्या है प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएगी। भाई हमको क्या करना है, अगर हमको मूल्यांकन करना है, अगर यूपीएससी का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, उसमें अंग्रेजी मीडियम के छात्र कहीं ना कहीं ज्यादा निकल रहे हैं, इस समय ज्यादा निकल रहे हैं, तो कहीं होना ये चाहिए कि सभी भाषाओं को बराबर स्थान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल्यांकन करते समय एग्जाम के मन में क्या है कि यार अंग्रेजी ज्यादा जानता है तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुभाषा का जो हमारा थॉट है वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएगा। और इसके लाभ क्या है, मानव पूंजी में वृद्धि होती है, भाई रोजगार के बहुत ज्यादा साधन विकसित होते हैं। अगर बहुत ज्यादा भाषाएं जानते हैं तो आपके पास यहाँ पर अपने रोजगार नहीं है तो आप क्या तमिल में जाकर, अगर आपको तमिल आती है तो वहाँ रोजगार कर सकते हैं। अगर आप क्या जो अगर बहुभाषा को अगर स्कूलों में अपनाएंगे तो क्या होगा, माने किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो क्या करेगा, हिंदी में अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है, या तमिल में या बंगाली में पंजाबी में अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता है। तो उच्च प्रतिधारण दर रहेगी, स्कूल में बने रहने अपनी शिक्षा की संभावना पूरी करने की संभावना क्या होगी, उनकी अधिक रहेगी। और राष्ट्र एकता को भी सशक्त करेगा, वो राष्ट्र एकता को सशक्त करेगा बहुभाषावाद। मान लिया कोई व्यक्ति 3-4 भाषाएं जानता है तो वो क्या करेगा, वो दूसरी भाषा के प्रति उसके मन में क्या होगा, गौण भाव नहीं होगा, उसके मन में क्या संकुचित भाव नहीं होगा दूसरी भाषा के प्रति। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपस में एकता बढ़ेगी, राष्ट्र एकता बढ़ेगी। ये लाभ है बहुभाषा के, लाभ है। तो बहुभाषा प्रमुख चुनौतियां क्या है, संसाधनों की कमी। हमारे पास क्या है, अब हम अगर उत्तराखंड में जैसे बंगाली शुरू करेंगे, पंजाबी शुरू करेंगे या शुरू करेंगे क्या, तो इतना क्या है, इतना संसाधन नहीं है कि इतने शिक्षक क्या नियुक्त कर सके। संसाधनों की पर्याप्त कमी है, डिजिटल वो नहीं, पाठ्य पुस्तकें और बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी हमको, क्या सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। नीति का अभाव, ऐसी भी कोई प्रॉपर नीति नहीं है कि जिसमें सभी भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य हो, मतलब कम से कम 3-4 भाषाओं को पढ़ाना अनिवार्य हो, ऐसी भी कोई प्रॉपर नीति अभी तक नहीं है या लागू नहीं है। अनिवार्य और कंपल्सरी कोई ऐसी नीति नहीं है। जागरूकता की कमी, अब बहुभाषा क्या है, उसमें जागरूकता भी क्या है, जागरूकता की भी कमी है। मतलब माता पिता, शिक्षक और छात्र क्या है, बहुभाषी शिक्षा के लाभों से क्या है अवगत नहीं है। उनको लगता है कि क्या अंग्रेजी महत्वपूर्ण है तो अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी स्कूलों की तरफ लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्राथमिकता दे सकते हैं, जहाँ कोई धारणा है कि बच्चों को भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करती है। तो जागरूकता भी क्या है, कमी है। अगर बहुभाषा को लागू करना है तो जागरूकता की भी, बहुभाषा की जो चुनौतियां हैं, बहुभाषा की चुनौती, उसमें जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण है। अगर लागू भी करेंगे स्कूलों में या अगर विकल्प के रूप में रखेंगे तब भी लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जागरूकता की कमी है। लोगों को लगता है कि अंक लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हम अंक लाएंगे नहीं, हिंदी में ज्यादा अंक आएंगे तो हिंदी ही पढ़ो, जो हमारी मदर टंग है उसमें ज्यादा अंक आएंगे तो वही पढ़ो, बाकी भाषाओं को ना पढ़ो। ऐसी जागरूकता की कमी है। उच्च शिक्षा और रोजगार की ओर संक्रमण, जब बहुभाषी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रभावी हो सकती है, उच्च शिक्षा रोजगार बाजार की ओर आगे बढ़ने के लिए अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली दक्षता में आवश्यकता पड़ सकती है। देखो रोजगार के साधन तो विकसित कर सकती ही है, और उच्च शिक्षा में भी क्या ये महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप क्या महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके लिए एक चुनौती क्या है, उच्च शिक्षा और रोजगार संक्रमण, रोजगार की ओर संक्रमण। तो क्या है, मान लिया जाए अगर हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, जो उन व्यक्तियों को क्या जो अपनी मातृभाषा में शिक्षित हुए हैं तो उनके लिए आगे, अगर वो आगे पढ़ेंगे, मातृभाषा में शिक्षित हुए हैं प्रारंभिक शिक्षा, अगर आगे क्या करेंगे, आगे वो रोजगार के लिए, आगे वो अगर अपनी भाषा को दूसरी भाषा में पढ़ना तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक हमारी चुनौती है। लचीला और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना, बहुभाषी शिक्षा को विभिन्न शिक्षार्थियों समुदायों की आवश्यकता व संदर्भों के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। इसमें भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं, बोलियां शामिल होनी चाहिए। इसमें जनजातीय भाषाएं भी शामिल होनी चाहिए, सांकेतिक भाषाएं भी शामिल होनी चाहिए और शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल होनी चाहिए, जिसके बिना क्या नहीं तो क्या संभव नहीं है। अगर लचीला दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तो बहुभाषा को हम क्या, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बहुभाषा को
क्या कर सकें, पूर्ण रूप से लागू कर सकें। भाषा सीखने की निरंतरता का विकास करना, सबसे पहले भाषा को सीखने की निरंतरता का विकास करना होगा। इसे पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक लागू किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बेसिक में पढ़ी, हमने पूर्व प्राइमरी में पढ़ी, उसके बाद माध्यमिक में आए हम कक्षा 12 तक थोड़ा थोड़ा एक भाषा, उसके बाद सिर्फ अंग्रेजी और उसके बाद एक पूरी भाषा ही गायब पड़ी। ऐसा नहीं, प्रॉपर शुरुआत से लेकर अंत तक बहुभाषा, कम से कम 2 भाषाओं को प्रॉपर सिलेबस या पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, तभी जा करके इसका विकास हो सकता है। अन्यथा क्या है, अन्यथा हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक होगी, लाभदायक नहीं हो पाएगी। और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वैसे भाई, शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ बनाना में ऐसे शिक्षकों की क्या करनी चाहिए, ऐसी शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए वो कम से कम क्या कर सकें, प्रभावी ढंग से शिक्षण कर सकें। बहुभाषा, प्रत्येक भाषा का एक शिक्षक कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के बहुभाषा क्या होगी, स्थापित हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा क्या, बहुभाषावाद। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा संस्कृतिकरण। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृतिकरण। देखो संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों को अनुसरण करके उनकी रहन सहन, रीति रिवाजों, मूल्यों को अपनाते हैं और अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। इसे क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। अर्थात निम्न, देखो आज की तारीख में तो समाज में बहुत ज्यादा क्या आ गई है, समानता आ गई है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा समानता आ गई है, लेकिन फिर भी यदि कहीं ऐसा भेदभाव होता है तो इसमें क्या, ये संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण ये है, तो संस्कृतिकरण ये है कि उस समाज में जहाँ पर भेदभाव होता है वहाँ पर जो जाति, जो प्रभुत्व वाली जाति है, जो गैर प्रभुत्व वाली जाति है, गैर प्रभुत्व वाली जाति अपनी उच्च प्रभुत्व वाली जाति का अनुसरण करके उनके सामाजिक स्तर जैसा अपना सामाजिक स्तर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और यह क्या बनाना, इसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। और भारत में इसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर श्रीनिवास ने किया था। अब भारत में तो यह प्रक्रिया निरंतर गतिशील है। ठीक है ना, संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें उच्च वर्ग तथा श्रेष्ठ जाति के लोगों का अनुकरण करते हैं, क्या, नीची जाति के, तथाकथित नीची जाति। देखो आज की तारीख में कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, लेकिन फिर भी किसी समाज में यदि भेदभाव है तो तथाकथित जो गैर प्रवृत्त जाति है, वो गैर प्रवृत्त जाति हैं, उन जो उच्च प्रवृत्त वाली जाति है उनका अनुसरण करके उनके जैसे बनने या उनकी सामाजिक स्तर जैसा बनने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। यह समाज में क्या है, यह समाज में व्यापक परिवर्तन लाती है यह प्रक्रिया। जैसे रस्मों का, जो उच्च प्रवृत्त वाली जाति हैं उनका रीति रिवाजों, उनके रस्मों का अनुसरण करना, उनकी सामाजिक गतिविधियों का अनुसरण करना, इस प्रकार का अनुसरण करके उनके जैसा बनने का प्रयास होता है। यह मॉडल, यह उच्च जाति के तौर तरीकों को श्रेष्ठ, निम्न जाति के तरीकों को हीन मानता है, इसलिए उच्च जाति की नकल करने की इच्छा को स्वाभाविक और वांछनीय माना जाता है। यह मॉडल सही ठहराता है जो असमानता और बहिष्कार पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदूषण की अवधारणा में विश्वास करना और लोगों के समूह की पवित्रता को सुझाव देता है। इसके परिणामस्वरूप उच्च जाति के संस्कारों और रीतियों को अपनाया जाता है। लड़कियों और महिलाओं को जन सामान्य से अलग रखने के लिए दुल्हन मूल्य प्रथा के बजाय दहेज प्रथा को अपनाने और समूह के विरुद्ध जातिगत भेदभाव का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। देखो संस्कृतिकरण होना क्या है, संस्कृतिकरण होना आवश्यक है। अगर संस्कृतिकरण नहीं होगा तो क्या होगा, संस्कृतिकरण नहीं होगा तो जातियों में क्या भेदभाव बढ़ जाएगा और कोई एक जाति को श्रेष्ठ माना जाएगा, दूसरी जाति को हीन माना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जातियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और जातियों को भेदभाव मिटाने के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मैं मानता हूँ कि क्या है, आवश्यक है समाज में। तो ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ही बनने की संभावना है। तो आज तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त।